हाँ जी, माइक वैसे ऑन है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है। डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैंने माइक ऑन रखा है। और चैट में भी पूछ सकते हो, वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। यस मैम। हाँ जी। तो क्योंकि आज नया चैप्टर है, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ विद पॉजिटिविटी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बढ़िया बात पता है इस चैप्टर की क्या है, कि पीछे अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ही एंटायरली नया चैप्टर है। ठीक है, शुरू से आप इसको ले सकते हो आराम से, और इजी है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और स्कोरिंग भी रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका काफी वैल्यू है। ठीक है, और बोर्ड में तो है ही। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर करोगे बेटा, तो मतलब अभी जो आगे जितना भी रहेगा, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक वाला जो पार्ट है वो है, तो तीनों चैप्टर जो हैं आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। और पीछे वाले से कनेक्टेड नहीं है, ये बेस्ट बात है। अभी क्योंकि पीछे काफी डिस्टर्बेंस भी रही है, अभी प्रॉपर आप लोगों को बैच मिल गया, प्रॉपर मेरे को स्टूडेंट्स मिल गए हैं, तो अब हम लोग काम कर सकते हैं प्रॉपरली आपके एग्जाम तक। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। यस मैम। हाँ जी। तो सबसे जरूरी बात क्या होती है सक्सेस के लिए? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अभी मैं इस चैप्टर को 3 क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप एक क्लास छोड़ते हो तो देखो आपका कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी। समझो, सुनो एक बार। हो सकता है नहीं आ रहा हो समझ, नहीं आता कई बार समझ में, कोई नए जो है टॉपिक्स हैं तो पहली बार में ग्रास्प नहीं हो पाते, तो एक बार सुनोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर रहेगा। ठीक है, और फिर दोबारा पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर होगा कि मुझे क्लास में लेते हुए इस टॉपिक में दिक्कत आया था। आप उसको डबल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। ठीक है, टाइम लगेगा, मुझसे पूछोगे, मुझे मैसेज करोगे कि मैम हमको ये टॉपिक में दिक्कत है। ठीक है, तो आप एक बार सुनोगे बेटा तभी तो क्लियर होगा ना। तो बीच में कभी क्लास लीव मत किया करो। जो भी नहीं समझ में आता एक बार नोट डाउन कर लो, सर्कल कर लो, फिर आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर का नाम है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आज जो हम करेंगे वो टॉपिक्स कौन से हैं? हीट एंड टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर में ऐसी क्या बात है, मतलब इस चैप्टर को कनेक्ट करना डेली लाइफ से, कि हमारे आसपास ऐसा क्या हो रहा है जो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि किसी ने सुना है बैलगाड़ी के पहियों पे जो है एक रिम चढ़ाया जाता है आयरन का, सुना है किसी ने? यस मैम। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर व्हील के डायमीटर से छोटा होता है। तो उसको आप उसके ऊपर कैसे चढ़ाओगे? कैसे चढ़ाओगे सोचो जरा। उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा तो उसका डायमीटर इंक्रीज होगा और वो व्हील पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो कूल डाउन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस व्हील के ऊपर फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैटर्स जो है, जो आपके पास आपके अराउंड जो मैटर है वो कैसे बिहेव कर रहा है जब आपके आसपास जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो उसमें क्या आपके एटम मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे हैं, समर्स में कैसे करते हैं। जैसे रेलवे लाइंस हैं, तो रेलवे लाइंस के बीच में ना स्पेस छोड़ा जाता है, क्योंकि आपका जो ये रेलवे लाइन है जो जिस मेटल से बनी है, आयरन से बनी है, वो एक्सपैंड होता है। समर्स में जब टेम्परेचर हाई जाता है तो एक्सपैंड होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं चढ़े, तो उनके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, अगर वो ऐसे चढ़ गया उसके ऊपर तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर, हजारों तरीके के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो जरूरी है ये जानना कि उन मटेरियल्स का क्या बिहेवियर है जब टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप डेली लाइफ से? जैसे कि आप किचन में कभी गए हो, कभी चाय बनाया हो, गर्म पानी किया हो, तो जब यूटेंसिल को आप टच करते हैं तो हॉटनेस फील होता है। ठीक है, अगर आइस क्यूब्स को आप हाथ में लेते हो तो कोल्डनेस फील होता है। तो ये जितना भी पार्ट है, हीट, टेम्परेचर, ठीक है, कैसे आपकी हीट ट्रांसफर करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कौन से मटेरियल कितने एक्सपैंड हो रहे हैं, कम एक्सपैंड हो रहे हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं।
समझ में आया? तो चैप्टर किस चीज के बारे में? हाँ जी यस स्टूडेंट्स, मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल मतलब हीट, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर की हमको पढ़नी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू बॉडीज, ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। देखो, हर एक बॉडी के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? बताइए, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, और आपको पता है कभी भी जो है एटम मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते। अगर आपके पास सॉलिड भी है तो उसके एटम्स हो सकता है रिजिडली फिक्स्ड है, बट दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस, ठीक है। तो हर एक बॉडी के पास एक एनर्जी है, एनर्जी जैसे कि हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसके पास क्या है, जो बॉन्ड्स है उनके बीच में, एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड वाली जो एनर्जी होती है वो है। तो एक हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक एनर्जी है। तो दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं और अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो हीट फ्लो करती है, मतलब एनर्जी फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जो एनर्जी फ्लो कर रही है वही हीट है। हीट क्या है? एनर्जी इन मोशन, जो एनर्जी फ्लो कर रही है। अच्छा ये बताओ एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? जैसे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। ये आपके पास है एक ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक। इस ये जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बेटा हाई टेम्परेचर पे है, मान लीजिए ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आप बता सकते हो मैम कि ए वाला जो साइड का जो ऑब्जेक्ट है उसका एनर्जी ज्यादा है और बी वाले का एनर्जी कम है। तो एनर्जी मतलब इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो वाइब्रेट कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा, और इधर वाले जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब ये वाला ए ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स इधर वाले के साथ टकराते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अभी मैंने हीट क्या बताया कि एनर्जी ट्रांसफर होना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जब टेम्परेचर डिफरेंस है एनर्जी ट्रांसफर होना, वो कैसे हो रही है, ये कॉलिजन्स जब हो रहे हैं तो ये जो ए साइड वाला है इसका एनर्जी कम होता है और जिधर ये ट्रांसफर हो रही है उसका एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो हीट किस कोई भी पूछिए तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा यूनिट हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट जूल है। और एक और अगर न्यूमेरिकल्स में कभी कैलोरीज में आए तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा कितना गर्म, ठीक है, कितना ठंडा कितना गर्म, ये चीज हम पता कर सकते हैं, एक नंबर दे दिया हमने। वैसे तो अगर कोई अभी मैं बोलूं कि ये ठंडा है, दूसरा कोई ग्लास लूं कि ये इससे ज्यादा ठंडा है, तो ये ज्यादा इससे ज्यादा कम, इसकी बजाय बेहतर रहेगा हम लोग किसी ना किसी यूनिट में उसको मेजर करें। ठीक है, तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताने के लिए। और एक्चुअली में टेम्परेचर क्या मेजर कर रहा होता है? हर एक एटम और मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी नहीं मेजर कर रहा होता। इसमें मान लीजिए आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स है तो 1000 मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी डिफरेंट है, पर एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर मेजर करता है। समझ में आ गया? और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। हाँ जी, जिसने पूछा दीपक क्या बोल रहे थे? हाँ जी, आप राउंड ऑफ करके ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, 4.2 जूल ले लो। ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट में आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है? अभी मेरे को बताओ, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर फ्लो कर रहा है या हीट फ्लो कर रही है? हीट। यस, हीट फ्लो कर रही है। हीट। अगर आपके पास टेम्परेचर 80 डिग्री इधर है और 30 इधर है तो डायरेक्शन बता सकते हो हीट किधर से किधर फ्लो कर रही है? 80 to यस 30। मैम। यानी कि टेम्परेचर आपको एक डायरेक्शन भी बताता है। आपको वैसे पता था कि गर्म चीज से ठंडी की तरफ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर से भी आप बता सकते हो क्या कि आपके पास ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो टेम्परेचर एक डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर मैं हीट एनर्जी ऐड करूं, जैसे कि एक पतीला ले लो जो आप घर में जो है चाय बनाते हो,
अगर मैं इसके नीचे स्टोव से इसको हीट एनर्जी देती हूँ, हीट एनर्जी अगर मैं इसको दे रही हूँ, ठीक है, यहां से मैंने इसमें हीट को ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे जब हीट एनर्जी आती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी कि जब आप मैम हीट इंक्रीज ऐड कर होगा। रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी हर एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, कोई आपसे यूं बोले कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा टेम्परेचर और हीट का। इसके बाद चलते हैं, अच्छा ये बताओ एक क्वेश्चन और, दो बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या उसमें हीट भी सेम होगा? मतलब उसमें जो एनर्जी है वो सेम होगा? यस मैम। यस मैम। नहीं बेटा, आपके पास मान लीजिए दो बीकर हैं और इसको मैंने हीट किया और इसको भी मैंने हीट किया। मैंने इसमें अमाउंट लिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसमें अमाउंट लिया है कितना, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों को मुझे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हीट सप्लाई कर रही हूँ तो कौन सा, ये मान लो C है और ये मान लो D है, तो कौन सा ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा? 250 50 वाला। इट मींस इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यस मैम। ठीक है, और इसको ज्यादा Yes, ma'am. एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर सेम के केस में। समझ में आ गया कि यहाँ पे टेम्परेचर देखो सेम है लेकिन इनकी टोटल एनर्जी डिफरेंट है। टेम्परेचर सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हर मॉलिक्यूल की आएगी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यहाँ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, तो जहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां ज्यादा एनर्जी। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, देखो सबसे अगली बात क्या आएगी, अब मेजर कैसे करें हम टेम्परेचर को। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्केल्स आ गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग स्केल्स आ गए। तो मान लीजिए तीन फेमस लेते हैं हम लोग, कौन सा, एक सेल्सियस स्केल तो सबने पढ़ा होगा, यस मैम। पढ़ा है। सेकंड कौन सा है? फ़ारेनहाइट। केल्विन। फ़ारेनहाइट ले लो, चलो पहले फ़ारेनहाइट, सेकंड थर्ड केल्विन। ठीक है, तो दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, टू रेफरेंस पॉइंट। क्या क्या? एक लेते हैं हम लोग आइस पॉइंट, आइस पॉइंट। और एक लेते हैं स्टीम पॉइंट। मेल्टिंग स्टीम पॉइंट। तो अभी मुझे बताओ सेल्सियस वाले स्केल में आइस पॉइंट क्या होगा? 0 0 पॉइंट 100 फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32 212 212 केल्विन में 270 273 3.15 और यहाँ पर 373. 373.5 ठीक है, तो अभी मैं आपको जो रेशो दिखाऊंगी, अभी रेशो क्या की रीडिंग माइनस में आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय में स्टीम पॉइंट माइनस में आइस पॉइंट। ये जो बेटा रेशो रहता है ये कांस्टेंट है, किसी भी स्केल के लिए रेशो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन स्केल है, इन्हीं को चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अगर आपको बोलती हूँ कि 27 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो रीडिंग क्या है अपनी? 27, यानी कि चेक कर रहे हो 27 माइनस आइस पॉइंट कितना है इसका? 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस में 0। दिस इज कांस्टेंट, यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल के लिए ये रेशो निकालें और सेल्सियस स्केल के लिए रेशो निकालें, वो दोनों सेम आएंगी। तो आप फ़ारेनहाइट के लिए क्या वैल्यू है बताओ? रीडिंग की जगह F रख लो, माइनस में आइस पॉइंट कितना है? 27 आइस पॉइंट फॉर फ़ारेनहाइट स्केल 32। ठीक है, और स्टीम पॉइंट 212 माइनस में 32। इसको आप सॉल्व करोगे F की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो आप कन्वर्जन कर सकते हो आप किसी भी स्केल से दूसरे स्केल में। समझ में आ गया? जो आप लोग फेमस फॉर्मूला निकालते हो C और F के बीच में, वो इसी से निकलता है। देखो रीडिंग मान लीजिए C है, माइनस में आइस पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय में स्टीम पॉइंट कितना है 100 माइनस में 0, दिस इज इक्वल टू F माइनस में स्टीम पॉइंट कितना है इसका 32 डिवाइडेड बाय में 212 माइनस में 32, दिस विल बी C बाय 100 एंड F माइनस 32 डिवाइडेड बाय में 180। इसको आप जब सॉल्व करोगे 2 5 10 2 9 18, यही फॉर्मूला होता है ना?
C/5 is equal to F minus 32/9. यही आता है ना? तो आप Yes, किसी भी स्केल में जा सकते हो अब इससे। अभी मान लीजिए जो आप लोग निकालते हो केल्विन और सेल्सियस में जो होता है 273 हम ऐड करते हैं, वो देख लेते हैं। चलो सेल्सियस से हम केल्विन जाएंगे, तो सेल्सियस वाला सेम C-0/100 - 0 दिस इज इक्वल टू K माइनस में 273.15 डिवाइडेड बाय में 373.15 माइनस 273.15। तो देखोगे क्या आएगा, C/100 इक्वल्स टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं आता क्या, C इक्वल्स टू K माइनस में 273.15? यस। सेल्सियस से केल्विन में कैसे Yes, जाते ma'am. हैं, ऐड कर देते हो ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई अब यहाँ से। जो एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, यस दीपक वेरी गुड। हाँ जी, एक क्वेश्चन जो और बनता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 30 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हुआ है, ठीक है, मैंने इस सिस्टम को, मैंने इसको गर्म किया, मैंने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा मुझे बताओ। फ़ारेनहाइट में चेंज कितना होगा? 1.8 कर देंगे। हाँ जी, 1.8 से इंटू कर देंगे। यस वेरी गुड। आप लोग क्या करते हो इस केस में? क्या नाम है बेटा आपका? मैम दीपक। ओके, हाँ जी, देखो 0 to 100, देखो डिफरेंस कितना है, 100। जब 100 का चेंज होता है तो यहाँ कितना चेंज है, 180 का। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के चेंज में 180 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो 1 में कितना चेंज होगा, 180/100। 1.8। और जितने में मैंने आपसे पूछा था कि 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है, तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा, ये आपके पास 1.8 आ गया, तो 30 में कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 30। समझ में आ गया? तो मैं चेंज की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जैसे 180 यहाँ है, यहाँ पे कितना है, 100। अच्छा मेरे को ये बताओ 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना आ जाएगा? जब 100 डिग्री 300। सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो केल्विन में 100 केल्विन का चेंज है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में 1 केल्विन हो गया, और 27 में कितना हो जाएगा, 27 केल्विन। 27। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, और कन्वर्जन तो अब आप कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट सारा? यस मैम। Yes, ma'am. सभी बच्चों को, गर्ल्स, गुड़िया, स्नेहा? clear, ma'am. ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थर्मल एक्सपेंशन। वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि किसी चीज को हमने टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो एक्सपैंड होगा। तो यही आपके पास थर्मल एक्सपेंशन है। इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल डायमेंशन। अब डायमेंशंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेंथ हो सकता है, ठीक है, लेंथ हो सकता है, और वॉल्यूम। वॉल्यूम हो सकता है, Mass, एरिया। volume, हो area. सकता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हो, टेम्परेचर उसको दे रहे हो, हीट उसको दे रहे हो, तो उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके डायमेंशंस जो है बॉडी के वो चेंज हो रहे हैं। क्लियर है थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज है? तो अभी ये जो तीनों है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, हम लोग देखेंगे क्या क्या। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक लेंथ है, मतलब एक रोड है जिसका लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हमने हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा कि इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कितना, बाय वैल्यू डेल्टा L। अब इसमें हम लोग एरिया क्यों नहीं देख रहे बेटा, क्योंकि लेंथ जो है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एरिया, तो जो चेंज है वो लेंथ में आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपरफिशियल एरिया एक्सपेंशन। अगर कोई शीट है मान लो, और इस शीट का जो है मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, तो इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये V है, ये नया वॉल्यूम V प्लस में डेल V, जो चेंज इन वॉल्यूम था वो मैंने ऐड कर दिया। और क्यूबिकल में आप बता सकते हो अभी कि मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, और इसका मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, तो इसका जो डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर बदल रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ जी Yes, मैम. ma'am. ठीक है, आसान सी बातें हैं ये तो। अभी देखो हम तीनों को अलग अलग देखते हैं, इनमें क्या केसेस हो रहे हैं। सबसे पहला कि जब आपके पास लेंथ थी, एक रोड है L लेंथ की, और इसको जब मैंने हीट किया,
तो क्या हो रहा था, इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, कौन से वाला, लेंथ, ठीक है। मान लीजिए कितना चेंज हुआ, डेल एल। तो जो Delta चेंज इन लेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, Yes, एंड ma'am. चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन Change टेम्परेचर, in temperature. ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है, मैम Coefficient of कांस्टेंट ऑफ linear लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। कैसे बोल रही हूँ मैं ये बात, 1 मीटर की आपने लेंथ ली, आपने हीट किया, 0.25 mm बढ़ गई। 2 मीटर की ली तो आपका 0.50 mm, टोटल जो इंक्रीज हुआ 0.50 mm, यानी कि जितनी एल ले रहे हो उतना ही आपके पास चेंज इन डायमेंशन है। 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, आया आपके पास कुछ चेंज, फिर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो थोड़ा और चेंज आया, यानी टेम्परेचर और ओरिजिनल लेंथ के साथ ये प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई ये बात, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान है, फटाफट बता दो। An iron bar of length 10 meter is heated from 0 to 100 degrees Celsius if the coefficient of linear expansion of iron is 10 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, increase in the length of the bar is। क्या करूं, क्या करूं बच्चों, मैम अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, डेल्टा एल इक्वल Ma'am, टू B होगा अल्फा आंसर. डेल्टा टी, सारी चीजें गिवन है ना, हाँ जी मैम। कर लोगे ये तो। हाँ जी मैम। एल कितना है, 10, अल्फा आपको गिवन है 10 into 10 to the power minus 6 और डेल्टा टी 100। इजी है 100। बिल्कुल, यस मैम। आई थिंक आपका आंसर भी ये आना चाहिए, चेक कर लेना। Yes, ma'am. आ गया 1 centimeter. ओके ओके, वेरी गुड। अगला चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या करते हैं, हम इसमें एक शीट ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इसका मान लो एरिया शुरू में ए है और बाद में जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका एरिया कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। इसका एरिया अब जो हो गया वो ए प्लस में डेल ए। तो ये जो चेंज इन एरिया है, अगेन सेम जो हमने पीछे किया, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एंड डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उस पर डिपेंड करेगा और जितना ओरिजिनल एरिया था उस पर डिपेंड करेगा। तो डेल ए विल बी इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो कौन सा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, एरिया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। समझ में आ गया, आसान है ना बिल्कुल। Yes, ma'am. यस मैम। आगे चलते हैं फिर थर्ड, गामा का जो केस है, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगेन आप क्या लेते हैं यहाँ पे, क्यूब। अब हम वॉल्यूम का चेंज देख रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, इनिशियल वी वॉल्यूम था, मान लीजिए फाइनल ये थोड़ा बड़ा हो गया हर डायरेक्शन से, फाइनल वॉल्यूम हो गया वी प्लस में डेल वी। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड कौन सा होगा दूसरा, डेल टी। डेल वी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, गामा वी डेल टी। क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट एक्चुअली आर दीज कांस्टेंट्स, मतलब आपको क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कांस्टेंट्स, उसको अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको ऐसे बताएंगे, क्या, डेल्टा एल बाय में एल डेल्टा टी। यानी कि 1 मीटर की रोड ले लो और 1 केल्विन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो अल्फा किसके इक्वल आया, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। दिस इज अल्फा। क्लियर है, हर एक मटेरियल ma'am. होता है, Yes, मटेरियल की ma'am. वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप आपको पता है बीटा और अल्फा के, यस मैम। Yes, ma'am. और प्रूफ कराऊं क्या इसका, या आता है, आता है मैम. आता है, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। बहुत इजी है, देखो एक बार बता ही देती हूँ मैं। ये शीट है, एल लेंथ का हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर शीट ले लिया तो एरिया होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए इक्वल्स टू 2 डी एल, राइट। और डी ए अभी हमने निकाला था, क्या था बेटा, डेल्टा ए निकाला था ना हमने, डी ए डेल्टा ए। मैम A डेल्टा इज beta इक्वल टू delta T. एल बीटा डेल्टा टी। यस, और डी एल भी आप निकाल चुके हो, यस मैम। एल अल्फा टी टी। तो आप पुट कर Delta सकते हो T. दोनों तरफ,
बीटा ए डी टी इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी। ठीक है, यहाँ पे ए को मैं एल स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, Yes, ma'am. यस यहाँ मैम। पे 2l भी आएगा, देखो 2l स्क्वायर अल्फा डी टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, डी टी से डी टी गया, आ गया सिंपल सा 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. अभी जो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ फिर। 3 alpha is equal to gamma. यस, सिमिलर वे में हम लोग यहाँ क्यूब लेते हैं। ठीक है, इस जिसका लेंथ एल है तो वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब। इसको लिख सकते हैं डीवी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डीएल। डीवी और डीएल को मैं पुट कर सकती हूँ, अभी मैंने पीछे निकाला है। चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन लेंथ क्या होता है? गामा वी डी टी, दिस इज इक्वल टू 3l स्क्वायर एल अल्फा डी टी। वॉल्यूम को मैं अगेन एल क्यूब पुट कर सकती हूँ, 3l क्यूब हाँ एल जी। dt से dt गया, एल क्यूब से एल क्यूब गया, इजी है ना बिल्कुल। Yes, गामा ma'am. इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, अभी देखो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा था, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा है। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, कितना है? बीटा बाई 2। यहाँ से अल्फा कितना आ गया? गामा बाय 3। गामा बाई 3। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस मैम। Yes, ma'am. बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रही है? Ma'am, मैम clear आ रही है. अब सही आ रही है। गुड़िया आप अपना नेट एक बार कर लो, रिफ्रेश कर लो बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। Solid metallic cube having total surface area 24 meter square is uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degree Celsius, calculate the increase in volume of the cube. यानी पूछा क्या है बेटा? क्या पूछा है? Ma'am, Increase delta in V. volume, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी कह लो या डीवी कह लो, चलो ये आपका क्वेश्चन है। डीवी मुझे ये पता है क्या होता है, वी गामा dt। चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। गामा क्या है? गामा नहीं गिवन है, अल्फा गिवन है। गामा निकाल लोगे? Yes, ma'am, निकाल लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होएगा बताओ चलो, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होएगा? क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? बताओ। Ma'am, एक क्यूब एक मान क्यूब। लीजिए क्यूब की साइड ए है तो आप बोलोगे 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 24। ए कितना हो जाएगा? मैम 2। 2। ठीक है, ए निकल गया आपके पास, तो वॉल्यूम निकल सकता है हाँ जी मैम। ए क्यूब और गामा को 3 अल्फा dt। अब सारी वैल्यू पुट कर लो, अब बताओ आंसर कितना है? देख लेना आंसर किसमें है, सेंटीमीटर मीटर चेक कर लेना ढंग से। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि 8 3 5 इंटू 10 टू द पावर -4 dt कितना है? 10। आया किसी का आंसर? निकाल रहे हो सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकाल. मैम, B is the answer. यस, क्या नाम है बेटा? मैम, गुड़िया। गुड़िया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चले आगे, कर लोगे अब तो? हाँ जी मैम। याजदान, वेरी गुड। स्नेहा एंड याजदान, वेरी गुड बेटा। स्नेहा, हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। An aluminium sphere of 20 centimeter diameter is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius and its volume changes by निकालना है आपको। निकाल लोगे? हाँ जी मैम। वी Yes, कितना होता है? ma'am. वी गामा Gamma dt. गामा आपको गिवन है क्या? नहीं गिवन।
वॉल्यूम मैम ये अल्फा अल्फा गिवन है वॉल्यूम ना। क्या होएगा, चलो ये बताओ, हाँ जी मैम, वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर में? 4/3 पाई आर। 4/3 यस, 4/3, 3.14, और डायमीटर गिवन है तो 10 का क्यूब, राइट। हाँ जी मैम। और गामा आ जाएगा 3, अल्फा कितना है 23 इंटू में 10⁻⁻6, और dt कितना हो जाएगा 100। आई थिंक निकल जाना चाहिए, निकाल रहे हो? हाँ जी मैम। बताओ कितना आंसर आया। मैथ्स का भी कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? सभी बायो के हो? आवाज आ रही है बेटा? गायत्री आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, आया किसी का आंसर? मैम सी आ रहा है। यस, दीपक बोल रहे? यस मैम। ओके, मैम सी। आपका नाम क्या है? मैम दिशा। दिशा। हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर α1 and α2. Length of brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 remains the same at all temperature, which one of the following relations holds good? मैम सी। Question क्या है? कोई बता सकता है? समझ में आ गया? मैम सी होगा आंसर। सी इज द आंसर। निकाला हुआ है पहले? यस मैम, यस आज मैम, ही पहले निकाल। कर रखा है। ऐसा कोई बच्चा जिसने नहीं किया हो? चलो मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ, छोटा सा हिंट दे देते हैं जिसने नहीं किया हो। देखो बेटा, क्या बोला हुआ है कि दो रोड है। कितनी गंदा डायग्राम बना है। आप लोगों की हैंडराइटिंग कैसी है? मैम एकदम गंदी। मैम बहुत बेकार है। बहुत बेकार ना, ऐसा ही हाल है साइंस वालों का। ये एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है? L2 लगा लो चलो इसको, और ये रोड है जिसकी लेंथ है आपके पास L1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है? α2, इसका कितना है? α1। तो ये बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस है लेंथ में वो सेम है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी जो नई लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? मैम L2 प्लस में डेल्टा L2, यस मैम। और इसकी कितनी हो जाएगी? L1 प्लस में, मैम L1 प्लस डेल्टा L1। यस, इसकी हो जाएगी आपके पास L1 प्लस में डेल L1। तो अब जो डिफरेंस आएगा L2 प्लस में डेल्टा L2 माइनस में L1 प्लस में डेल L1, ये जो डिफरेंस है ये सेम होगा इसके। यानी कि यहाँ पर आप डेल्टा L2 और डेल्टा L1 की वैल्यू पुट कर लेना, क्या आ जाएगी यहाँ पे? α2 L2 डेल्टा T, और यहाँ आ जाएगी आपके पास α1 L1 डेल्टा T। आप इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो बेटा C वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी चलिए मैम। आगे। आपने प्रीवियस ईयर सबने ट्राई किए हुए? यस मैम, करे तो है। चलो ठीक नो है, मैम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। अभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने एक्चुअली में कितना कर लिया है, कहाँ से अब मेरे को आगे लेना है, तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा 2-4 क्लास में। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस में ज्यादा कौन एक्सपेंड करेगा? गैस मैम सॉलिड, क्वेश्चन नहीं पता चला। एक ऑर्डिनरी मैम टेम्परेचर पे गैसेस, सॉलिड और लिक्विड में कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? मैम गैस। मैम गैसेस, यस, क्योंकि गैसेस की मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे कम है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा दूर एक दूसरे से भागेंगी जब उनको हीट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो इस टॉपिक में निकालते हैं वो क्या, हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएं तो कॉफिशिएंट यानी वॉल्यूम वाला जो कॉफिशिएंट था इसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, टेम्परेचर और
वॉल्यूम वाला जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसमें हमको एक रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो गैस की इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन की? PV इक्वल्स टू nRT। PV is equal to nRT. इसको अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है तो क्या बोलेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ, P dV इक्वल्स टू nRdt, राइट? यस मैम। हमको ये चीज लेके आनी है पिक्चर में। ठीक है, तो dV डिफरेंशिएशन किया हमने, अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, P dV बाय में PV इक्वल्स टू nRdt बाय में nRT। nR से nR गया, P से P गया। dV को अगेन मैं क्या पुट कर सकती हूँ? V गामा dt। सी गामा डेल्टा टी। यस, ये आ जाएगा आपके पास dt बाय में t। तो dt से dt कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, गामा देखो क्या आ गया आपके पास? 1/t। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन केस ऑफ गैसेस वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस चले मैम। आगे। जी मैम. ओके, अभी देखते हैं थर्मल स्ट्रेस। इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ जी, मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, नोट कर लूँ। देखो देखो कर लो। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। सवाल आपका हो सकता था मैम प्रेशर आपने कांस्टेंट क्यों रखा है? किसी को पता है इस बात का जवाब? आइसोथर्मल प्रोसेस। मैम एक बार फिर से बता देना। हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर रखा है ना। हम लोग कांस्टेंट प्रेशर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम लोग टेम्परेचर का रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं। मतलब हमारा जो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जब हम हीट कर रहे हैं। गैसेस के केस में प्रेशर के साथ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो रिलेशनशिप देखना था वॉल्यूम और टेम्परेचर का देखना था, इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर किया और फिर हमने चेक किया कि टेम्परेचर की वजह से कितना वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, यस, केमिस्ट्री में अगर आप जाते हो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह, बट इन जनरल हमारे को क्या चाहिए था, हम देखना चाह रहे थे कि आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वहां से हमारे पास गामा निकल के आता है। गामा और टेम्परेचर में हमारे को एक रिलेशनशिप मिल जाता है कि आपके पास गैसेस के केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया? गैस जो गामा वैल्यू होता है बेटा वो ज्यादा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, और जो अल्फा और बीटा होते हैं वो लगभग कांस्टेंट से ही होते हैं। करते हैं थोड़ा बहुत, अल्फा करता है जैसे आपके पास, लेकिन कांस्टेंट लेते हैं हम लगभग, लेकिन गामा बहुत वेरी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कैसे? स्ट्रेस तो सबने पढ़ा है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस मतलब वो देखो कैसे स्ट्रेस आएगा। बाय हीट। नहीं, अभी देखो अपना माइक ऑफ करो, मेरी आवाज इको कर रही है। हाँ जी, मैंने क्या करा, एक रोड को फिक्स कर दिया रिजिडली, मतलब यहाँ मैंने इन एंड्स पे वॉल्स के बीच में फिक्स कर दिया इसको, अभी ये मूव नहीं कर सकती। और अब मैंने इसके साथ जो अत्याचार शुरू किया वो क्या, मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको हीट दे रहे हो, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्सपैंड होना चाहिए। इसका लेंथ एक्सपैंड होना चाहिए, डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ लेते थे आप, एल अल्फा डेल्टा टी, जितना आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, डेल्टा एल वैल्यू से वो एक्सपैंड होना चाहिए था, बट जो आपने वॉल्स में इसको फिक्स कर दिया, वो वॉल्स उसको बढ़ने देंगी क्या? क्या उसको वॉल बढ़ने देगी? या तो एक केस हो कि ये बीच में से जो है ऐसे मैम नीचे एक स्ट्रेन आ जाएगा। क्या हो जाएगा मैम? स्ट्रेन आ जाएगा रोड में। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आएगा। सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हैं कि यहाँ स्ट्रेन तो देखो आ ही रहा था, पहले भी आ रहा था चेंज इन लेंथ, तो जब आप रोड पे सीधा ही हीट कर रहे थे। अभी देखो क्या किया मैंने, इसको जब हीट किया तो ये एक्सपैंड होना चाह रही थी बाहर की तरफ, लेकिन ये वॉल्स ने इसको एक्सपैंड नहीं होने दिया। वॉल्स इसको अपोजिट फोर्स लगाएंगी, यहाँ पर एक फोर्स लगाएगी ये। ठीक है, ये जो फोर्स है और ये जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगा रही है, F बाय A जो बनेगा, दिस इज स्ट्रेस, राइट? ये बताओ ये स्ट्रेस कंप्रेसिव है या नहीं है? यस मैम, कंप्रेसिव। ठीक है, अभी ये स्ट्रेस जो है उस लेंथ को वापस अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, और हीट क्या कर रही थी, टेम्परेचर क्या कर रहा था, उसको बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रही थी। एंड केस इज नो बेंडिंग,
यानी जितना हीट ने उसको एक्सपैंड किया उतना ही वॉल ने उसको बाहर की तरफ क्या कर दिया, स्ट्रेस हीट लगा ने बाहर की के। तरफ एक्सपैंड किया, वॉल ने उसको उतना ही अंदर कर दिया। यानी कि आपके पास जो डेल्टा एल जो वॉल की वजह से अंदर की तरफ वो आ रही है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल, दैट शुड बी इक्वल टू कंप्रेशन वाला इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ एक्सपेंशन वाला। जो हीट की वजह से एक्सपेंड हो रही थी वो वॉल ने उसको उतना ही कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अभी स्ट्रेन निकाल सकते हैं हम लोग। स्ट्रेन क्या होता है, जो Yes, जितना ही कंप्रेस डेल्टा एल करेगी, डेल्टा एल अपॉन एल। जो इसका डेल्टा एल बाई एल। यस, इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, तो मैं डेल्टा एल को क्या ये नहीं पुट कर सकती क्या, ये, यस मैम कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अभी आपको अगर मैं ये बोलूं कि इस रोड का जो यंग्स मॉडुलस है वो y है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर सकते हो, y इंटू में स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस। और अगर मैं क्वेश्चन में, अभी तो अगर क्वेश्चन हो सकता था स्ट्रेन तक हो, क्वेश्चन हो गया स्ट्रेस तक, अभी क्वेश्चन थर्ड लेवल पे मैं ले जाऊं कि फोर्स कितना लगा रही है। हाँ जी, मैम स्ट्रेन में नीचे एल भी तो है, तो एल वो नहीं कट हो गया ना जाएगा? बेटा, हाँ ये कट जाएगा। मैम sorry। आपने एल अल्फा डेल्टा टी लिख हाँ दिया। हाँ, वो मैंने गलती से रख दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं बोलूं कि फोर्स निकालो कितना लग रहा है, कंप्रेसिव जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो स्ट्रेस को खोल देंगे, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये वाली इक्वेशन, और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन में डेल्टा एल हम जो पुट कर रहे हैं, ये वाली और ये वाला, तो आप कुछ भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ रोड पे, Yes, जब ma'am. इसको हमने रिजिडली फिक्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। और यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। स्ट्रेस तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन अभी थर्मल वाले में इस टॉपिक को डाला है। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी Yes. मैम। यस मैम। चले आगे। यस मैम। यस हाँ जी मैम। अच्छा, ये बता दो फटाफट, बहुत इजी है। कॉपर बार इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, हीटिंग ऑफ द बार विल डेवलप व्हाट, डी। मैम राइट? शेयर बेटा होता है जब पैरेलल टू फेस आप फोर्स लगा रहे हो, जिसमें शेप का बदलाव होता था ना, याद है? जब आप इसके अंदर हाँ जी टेंजेंशियल मैम। फोर्स। पैरेलल टू सरफेस या टेंजेंशियल बोलो तो इसका शेप बदल रहा था। ठीक है, कंप्रेसिव और टेंसाइल, टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या फर्क था? मैम टेंसाइल बाहर की तरफ भी हो सकती यस, कंप्रेसिव अंदर की तरफ था, कंप्रेसिव टेंसाइल अंदर और जीरो स्ट्रेस तो ठीक है, जीरो तो जीरो है। अभी देखो एक टॉपिक इस पे भी एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अभी तक हम कौन सा एक्सपेंशन पढ़ रहे थे? मैम गैस सॉलिड। गैस। ठीक है, अभी हम लिक्विड का केस देखते हैं क्या है। तो इसको मैं थोड़ा इधर बनाती हूँ। मान लीजिए मैंने लिक्विड का एक्सपेंशन देखना था, तो ठीक है, मैंने इसको बीकर में रखा, और इस बीकर में मान लीजिए इनिशियली फ्लूइड यहां तक है। ठीक है, इसको मैंने हीट करना शुरू किया। जब मैं इसको हीट करूंगी बेटा, तो ये सबसे पहले आप, अच्छा जब मैं इसको हीट कर रही हूं तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो लिक्विड है इसमें आ गया यहां तक, आपको लगेगा कि इतना लिक्विड एक्सपेंड हो गया, राइट? लेकिन वाटर वेपर्स में हमें एक्सपेंशन नहीं दिखना चाहिए, वाटर में तो। नहीं, हमने इस तरीके का सेटअप कर रखा होगा ना, कि आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने इसको हीट करना शुरू किया तो एकदम से वाटर वेपर में नहीं जाता। ठीक है, जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तब वो कन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके मैम। तो हमने इसको मान लीजिए 50 to 80 किया है, अभी टेम्परेचर इसका बढ़ा है, आपको दिखा कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, अगर मैं इसको, अगर एक मिनट दोबारा बना दो इसको, जब मैं इसको हीट दे रही हूँ बेटा, तो सबसे पहले क्या एक्सपैंड होगा, क्या फ्लूइड एक्सपैंड होगा या वेसल एक्सपैंड होगा? मैम तो फ्लूइड। एक्सपैंड हो रहा है ना, आपको मैम दिखाई फ्लूइड। नहीं दे रहा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा,
इवन आपको ये भी जो मैंने इतना दिखा दिया इतना एक्सपैंड नहीं होता, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ ये चीज। तो अभी मैं इसको सबसे पहले जब हीट कर रही हूँ तो सबसे पहले तो सॉलिड को हीट मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, तो ये जो इसका लेवल था लिक्विड का थोड़ा फॉल किया होगा, यहाँ से यहाँ आ गया मान लो, ठीक, कोई चीज बढ़ गई तो लिक्विड नीचे बैठ गया, राइट। हाँ जी मैम। अब इसको हीट मिलती जा रही है और ये फिर एक्सपैंड होता है, वहीं जो लेवल आपको दिख रहा था वहीं तक ही दिखेगा आपको, लेकिन रियल एक्सपेंशन ये है रियल एक्सपेंशन जो यहां से आपके पास आई है, ठीक है। और आपको जो दिखाई देती है वो ये है बेटा एपरेंट एक्सपेंशन, क्योंकि आपके जो वेसल्स ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और लिक्विड भी एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, वो आपको पता नहीं लगता। अगर मैं इस वॉल्यूम में से ये वाला जो माइनस कर दूं तो क्या मुझे वेसल का एक्सपेंशन नहीं मिल जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर Yes, 3 ma'am. कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है रियल मैम? एक्सपेंशन, एक मैम मिनट, आपने वेसल एक्सपेंशन के बाद क्या बोला था? मेरे को वॉइस कट गई थी, समझ नहीं आया। देखो ये आपके पास है रियल एक्सपेंशन RE, जो यहाँ नीचे गया फिर यहाँ हीट मिलते मिलते फिर ऊपर बढ़ा, तो एक्चुअली में इतना होता है, लेकिन आपको दिखता है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि आपको वेसल का तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा। तो अभी जब इसको कॉन्टिन्यूअस हीट मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ गया, दिस इज रियल एक्सपेंशन, जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, दिस इज एपरेंट एक्सपेंशन। तो रियल एक्सपेंशन में से एपरेंट माइनस करोगे तो आपको वेसल का एक्सपेंशन ही मिलेगा ना, Yes, थैंक ma'am. यू मैम। ठीक है। तो 3 कॉफिशिएंट है, एक कॉफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, एक वेसल वाला हो गया, उसको G से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एक एपरेंट वाला हो गया। तो जो रियल वाला है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेसल प्लस में कॉफिशिएंट ऑफ जो वेसल है प्लस में एपरेंट वाला। तो इस पे कई बार एक आधा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, डायरेक्ट आएगा, अगर आएगा तो ज्यादा इसमें कुछ टफ वाली बात नहीं होती, ठीक है। Yes, ma'am. ये समझ में आया ना कैसे हो गया? यस। मैम एक बार दोबारा कोएफिशिएंट के नाम बताना। ये रियल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है बेटा ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेंशन कॉफिशिएंट ऑफ वेसल, और ये एक्सपेंशन कॉफिशिएंट जो एपरेंट वाला है, ओके मैम। ठीक है। ये कॉफिशिएंट क्या था? पर यूनिट पर केल्विन, जो आपके पास रियल बड़ा इक्वल्स टू पर यूनिट पर केल्विन जो वेसल का बड़ा, प्लस में पर यूनिट पर केल्विन किसका? आपके पास जो एपरेंट वाला है। समझ में आ गया? हाँ जी। एक क्वेश्चन आपके पास वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद वाटर का रहता है। अभी मेरे को बताओ, डेंसिटी है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वॉल्यूम Q भी ले लो चलो। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, इसको हीट करती हूँ, तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, नया वॉल्यूम आएगा V प्लस में dV, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? m बाय डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं इसका, इक्वेशन नंबर जो ये मान लीजिए रो नॉट है और ये रो है, तो रो बाय रो नॉट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? m बाय में v प्लस में dv, और इधर आ जाएगा कितना? m v, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा? रो बाय में रो नॉट इक्वल्स टू v प्लस में dv की वैल्यू क्या रख सकती हूँ मैम? गामा dt। यस, तो v बाय में v कॉमन ले लो, 1 प्लस में गामा dt, ठीक है। तो v से v कैंसिल आउट हो गया। यहां से आप देख सकते हो कि आपकी इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस में गामा dt की पावर -1, राइट। Yes, ma'am. और ये Yes. वैल्यू जो है बहुत छोटी है तो ये पावर आगे आ जाती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस में गामा dt। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बनता है आपके पास, जो फाइनल डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू में 1 माइनस में गामा dt। समझ में आ गया? Yes, तो अगर ma'am. गामा से रिलेटेड हाँ आपको जी तो आप निकाल सकते हो। हाँ जी मैम। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? हाँ, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दिख भी रही होगी कि कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो रही है, इससे भी आप बता सकते हो। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 × 10⁻⁻⁴. Fractional change in density of glycerin for a rise of 40 डिग्री सेल्सियस in its temperature is. हाँ जी,
तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सप्रेशन कितना आया था? रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू में 1 माइनस में गामा dt, राइट? तो आपको चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, कितना आ जाएगा? इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, रो नॉट गामा dt, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रो माइनस में रो नॉट बाय में रो नॉट इक्वल्स टू माइनस गामा dt, यही तो फ्रैक्शनल चेंज होगा ना, चेंज इन डेंसिटी बाय ओरिजिनल डेंसिटी, यही तो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज होता है, राइट? जी भाई। ठीक है, ये आपको निकालना है। गामा आपको गिवन है क्या? यस मैम। 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। मैम 40 डिग्री सेल्सियस। देखो केल्विन और सेल्सियस है, क्या कुछ फर्क आएगा इससे? मैम आंसर बी है। मैम बी है आंसर। यस, वेरी गुड। मैम बी। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, B. समझ में आ गया क्यों आ रहा है? नेगेटिव मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। आया समझ में? तो डेंसिटी पे भी इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आगे चले। हाँ जी मैम। अच्छा, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, किसी को आइडिया है क्या होता है? यस मैम। नो मैम। ओके, चलो देख लेते हैं। वाटर, देखिए जनरली क्या होता है, लिक्विड्स को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम एक्सपैंड होना चाहिए, ठीक है? लिक्विड का टेम्परेचर आप घटाएं तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन वाटर थोड़ा अलग बिहेव करता है। कैसे? आपके पास हम लोग ग्राफ से चेक करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब मैं ग्राफ बनाती हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहां के बाद ये थोड़ा सा बदलाव दिखाएगा। कौन से टेम्परेचर पे दीपक ये चेंज दिखाने लग जाएगा? यस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो ये चेंज दिखाने शुरू कर देगा, ठीक है? तो देखो ये टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा था, ठीक है भाई, लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होते रहने चाहिए था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो डिफरेंट बिहेवियर शो करने लग जाता है, उसका वॉल्यूम सडनली एक्सपैंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बता सकता है कोई? व्हाई इज दिस हैपनिंग? नहीं पता? नो देखो मैम। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज, हाँ जी मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हाँ, ये कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है कि वो वॉल्यूम ज्यादा लेता है, ठीक है? तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, समझ में आ गया? ठीक है, और फिर जाके 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को कि जो ओशन लाइफ है, मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, वो कैसे सरवाइव करती है जब मैम ये मेरे को टेम्परेचर पता है। डाउन? पता है क्या होता है, बताओ। मैम हमारा जो वाटर होता है वो सबसे पहले जैसे हमारी जो अपर सरफेस है वो लेस एनर्जी होती है एटमॉस्फेयर की। नहीं, अभी देखो ध्यान से सुनो, मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम जो भी हमारा मैम वाटर का सरफेस होता है ऊपर वाला, मैम पहले उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उससे उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस जैसी होता है तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है और वो ऊपर वाला सरफेस का वाटर नीचे चले जाता है। मैम ऐसे करते करते जो हमारा ऊपर वाला सरफेस का जब 0 डिग्री हो जाता है तो फ्रीज हो जाता है और नीचे हमारी एक्वाटिक लाइफ सेफ रहती है। हाँ जी, वेरी गुड दीपक। देखो क्या होता है, मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर देती हूँ। वेरी गुड बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका बिल्कुल। क्या होता है बेटा, जैसे ही अब ऊपर से जो है ठंडक होने लग जाती है, टेम्परेचर फॉल करेगा एटमॉस्फेयर का, तो ये जब 4 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस का टेम्परेचर पहुंचा तो क्या होगा, यहां तक क्या था उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां तक आते आते डेंसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? मैम 4 डिग्री पे 4 डिग्री तक बताओ, यहां से मैं चलती जा रही हूँ, डेंसिटी घट रहा है बढ़ रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा ना,
जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो वॉल्यूम बढ़ते कम होता जाएगा। जा रहा है। मैम डेंसिटी मैक्सिमम होगी। डेंसिटी ज्यादा, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये जो है थोड़ा हैवी हो जाएगा, हैवी होते ही ये लेयर जो है नीचे की तरफ सिंक करने लग जाएगी और बाकी पानी ऊपर आने लग जाएगा। ऐसे बाकी पानी जो आएगा उसके साथ भी यही सेम प्रोसेस होएगा, ये कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, सारे टेम्परेचर जो है नीचे तक 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अभी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब ये सरफेस का 4 पहुंच गया, 4 के बाद क्या होगा, अभी जैसे ये 3 होता है तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, वॉल्यूम एक्सपैंड किया ना यहाँ पे, तो जैसे ही वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, वो चीज हल्की हो गई और ऊपर तैरने लग गई। ठीक है, अब वो 3 से 2 से 1 और फिर 0, वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाएगी और नीचे जो है वाटर का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ जी मैम। तो दिस इज द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एग्जैक्ट 1 घंटे में अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें 1-2 चीजें और हैं, जैसे बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला कर रखा है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, और पेंडुलम वाला? यस मैम। मैम नहीं कर रखा ये। चलो मैं ये आपको ना या तो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, या फिर अगले क्लास में देखेंगे। तो ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है। इसके बाद जो है जो बच गया वो है अब लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट ट्रांसफर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। समझ में आया सबको? हाँ जी, मैं डीपीपी भेज दूंगी।